सीमा मल्होत्रा अपने परिवार के साथ शहर के सबसे पॉश इलाके के एक नामचीन अपार्टमेंट में रहती थी, पर 1 करोड़ के इस फ्लैट की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही थी, जिस सिलसिले में आज प्लम्बर को बुलाया गया है। प्लम्बर पाइपलाइन चेक करने के बाद गंभीर चेहरे के साथ कहता है, सर ये मामला छोटा नहीं है, ये तो पूरा सिस्टम ही फेल हो गया है। पाइपलाइन अंदर से बुरी तरह जाम है और लीकेज इतनी ज्यादा है कि पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनते ही वहां इकट्ठे मल्होत्रा परिवार के सभी लोग चौंक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मतलब कुछ दिनों की बात है ना, मैं तो कह ही रहा था बहुत छोटी मोटी बात होगी। छोटी बात है तो और अच्छी बात है पापा जी, मैं तो बस चाह रही थी कि इस बदबू से छुटकारा मिल जाए। बाथरूम की हालत तो आपने देख ही ली, पानी ठीक से निकल नहीं रहा और बदबू भी बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसे में किचन में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। जल्दी से ठीक कर दीजिए ना भैया, जल्दी हो जाएगा ना। मैम इसे ठीक करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। पूरी पाइपलाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो हर कुछ दिन में यही दिक्कत दोबारा होगी। 15 दिन? मजाक है क्या? 1 हफ्ते बाद तो मैंने अपने घर पर किटी पार्टी रखी है। किटी कैंसिल मम्मी, और क्या। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सब मैनेज कैसे होगा। छोटी छोटी करके इतनी बड़ी प्रॉब्लम निकल गई, बिना बाथरूम और पानी के कैसे रहेंगे हम। देखिए मेरी सलाह है कि आप लोग कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ रहना ना ही सिर्फ असुविधाजनक होगा बल्कि हेल्थ के लिए भी रिस्की हो सकता है। सीवेज गैस बहुत टॉक्सिक होती है। मतलब ये कि अब हमें अचानक से बोरिया बिस्तर लेकर निकलना पड़ेगा? अरे कोई ऑप्शन तो होगा बेटा। अगर आप सिर्फ एक टेम्पररी जुगाड़ चाहते हैं तो मैं हल्का फुल्का ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ 1-2 दिन चलेगा, फिर वही प्रॉब्लम दोबारा होगी। मेरा प्रोफेशनल सजेशन यही रहेगा कि आप इसे पूरी तरह ठीक करवाइए, वरना आपके फ्लैट की प्रॉब्लम पूरे बिल्डिंग की प्रॉब्लम बन जाएगी। आप क्या बहस कर रहे हैं? कहा तो सही प्लम्बर ने सीवेज गैस टॉक्सिक होती है। मुझे अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तुम कुछ दिनों के लिए कहीं दूसरा घर देख लो या फिर हम होटल में रह लेते हैं। अंकित और रमेश यहाँ वहाँ अपने दोस्तों को फोन करके खाली फ्लैट के जुगाड़ में लग जाते हैं, पर ऐसे खड़े खड़े फ्लैट मिलना आसान तो था नहीं। रात को खाने की टेबल पर कुछ हुआ पापा जी? प्लम्बर तो कल से ही काम शुरू करने की बात कर रहा था और रात यहीं हो गई। प्लम्बर को परसों का बोल दे क्या? परसों का बोल तो देंगी भाभी और खाना बाहर से खा लेंगी, पर बाथरूम पड़ोसियों का यूज करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। हम होटल में जाते हैं ना पापा। सभी आपस में बात कर रहे थे, तभी अंकित के कॉल पर उसकी सासू माँ मनीषा का कॉल आता है और बातों बातों में अंकित उन्हें सारी प्रॉब्लम बता देता है, जिसे सुनते ही मनीषा कहती है, माना आप लोगों की तरह वेल फर्निश्ड घर नहीं है हमारा, पर आपको हम किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे दामाद जी, ये मेरा वादा है। कल सुबह ही, अरे सुबह भी क्या, मैं तो कहती हूँ अभी ही आप सब हमारे यहाँ पधार जाइए। होटल का कमरा लेंगे तो नहीं करते भी 2,500-3 हजार एक कमरे का किराया पड़ जाएगा, और एक कमरे में आप सब रहेंगे कैसे? फिर खाना पीना, एक दिन के 10,000 का खर्चा मान कर चलिए तो 15 दिन के हुए 1.5 लाख रुपए। अरे कुछ दिनों की बात है, क्यों इतने पैसे लगाने? तो बताइए नाश्ते में क्या बनाऊं? निशा का मायका पक्ष ज्यादा मजबूत तो नहीं था। वो लोग शहर के मोहल्ले वाले इलाके में रहते थे, जो कि सीमा के लिए टैकी था, पर मरता क्या नहीं करता। अगली सुबह अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर सभी गली मोहल्ले के मायके पहुंच जाते हैं। एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़े, दूसरे से अपने नाक को दबाए सीमा गलियों से अंदर जाती है। अगर मेरी सहेलियों को पता चल गया ना कि मैं यहाँ रहने आई हूँ तो कसम से इज्जत का फालूदा हो जाएगा मेरा। क्यों मम्मी जी, इन गलियों में भी तो इंसान ही रहते हैं ना, और आपकी सहेलियां तो अपने सास ससुर को पूछती भी नहीं है, और यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ बूढ़े बुजुर्ग ना हो, सब मिलजुल कर रहते हैं। तभी एक स्त्री वाला अपनी दुकान के सामने से निशा और उसके ससुराल वालों को गुजरता देखता है। अरे भाभी जी, आप लाइए ये सामान मुझे दीजिए, मैं घर तक ले जाता हूँ, आप लोग आराम से आइए। ये रास्ता इतना गंदा रहता नहीं है, वो 2 दिन से झाड़ू वाला नहीं आ रहा है ना, इसलिए जरा मैं डालता हूँ कंप्लेंट। कल तक पूरी गली चकाचक मिलेगी आपको। बिना किसी पैसों के सामान आपके घर पहुंच गया, इससे अच्छी सर्विस कहाँ मिलेगी सीमा जी। और मल्होत्रा परिवार पहुंचता है निशा के मायके। अरे देखिए जी कौन आया है। समधन जी, दिक्कत तो नहीं हुई ना कोई? दामाद जी आइए, मैं अभी रोहन को आप लोगों को देखने ही भेज रही थी। आपके यहाँ तो गाड़ियों के आने की सुविधा ही नहीं है समधन जी, इसीलिए तो अंकित की शादी के बाद मैंने कभी यहाँ आने की सोची ही नहीं। आप गाड़ी की चाबी लाइए जीजू, यहाँ पीछे एक ग्राउंड है, मैं वहाँ पार्क कर देता हूँ। गलियां जरा छोटी पड़ जाती है ना। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ आंटी जी।
अरे मनीषा जी, जरा ठंडाई वंडाई पिलाइए बच्ची को। एक कमरे में नया नया एसी लगवाया बेटा जी हमने, आपके सोने का इंतजाम वहीं कर देंगे। अंकिता आगे जाकर टेबल पर बैठती है कि ट्रे में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए पड़ोसन शकुंतला वहां आती है। उठा लो बेटे, शर्माओ मत। पहचाना नहीं होगा आपने मुझे, पर मैंने ना आपको शादी में देखा था। मैं मनीषा की पड़ोसन। वो मैं तबेले दूध लेकर आ रही थी तो बिरजू ने बताया आप लोग आए हैं, तो मैं तुरंत चली आई। अरे भाई, हमारी बच्ची के ससुराल वाले आए हैं, खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मैं डाइट पर हूँ। अरे रमेश भाई साहब, आप भी आए हैं, बताइए, देखे ही नहीं मैंने। काफी दुबले हो गए आप। ये कितना याद करते हैं आपको। शादी में जो इन्होंने आपके साथ ताश खेली, उसके बाद तो बस इनके मुंह से आपका नाम ही नहीं उतरा। मनीषा और निशा मिलकर सभी के लिए खाना लगाती हैं। ये तो बिना छुट्टी की छुट्टी हो गई मम्मी। मुझे तो बचपन के दिन याद आ रहे हैं जब हम नानी घर जाते थे। अरे धीरे बोलना। मेरा तो हो गया, और रोटियां नहीं आंटी जी, मेरा पेट भर गया। तभी दरवाजे से मिठाई लेकर दूसरे पड़ोसी गोमती और सुरेश अंदर आते हैं। अभी कहाँ हो गया बेटा, अभी तो मीठा खाना बाकी है। हमारे मोहल्ले में आए और गोमती के हाथ का मीठा नहीं खाया तो क्या खाया। ये पकड़ मनीषा डब्बा और सभी को मिठाई परोसते। जैसे ही मुझे पता चला कि तेरे समधन समधी आए हुए हैं, मैं तुरंत मीठा बनाने बैठ गई। वैसे मैं ना शादी पार्टियों के लिए भी मिठाई बनाती हूँ। दूर दूर तक कुरियर जाता है मेरे डब्बों का। आपके तो बड़े बड़े कांटेक्ट होंगे, किसी को जरूरत होगी तो बताइएगा सीमा जी। रिकॉर्ड दे देना, कितने लोगों से मिलती होगी भाभी जी, कहाँ याद रहेगा। और बताइए रमेश भाई, सब कैसे हैं आप? आपके दर्शन हुए तो 6 महीने हो गए। खाना हो जाए तो यहीं बैठकर दो हाथ कर लेते हैं। आप भी ना भाई साहब। मोहल्ले के मेल मेंबर तो रमेश के साथ ऐसे जुगलबंदी जमा कर बैठ जाते हैं मानो बरसों पुराना दोस्त लौटा हो। नाश्ता करने के बाद सभी जरा आराम करने चले जाते हैं, पर अंकित को तो करना था काम। चलो यहाँ थोड़ी शांति है, कितना बोलते हैं यहाँ सब। किसी शादी में ले जाओ तो बैंड बाजे की कमी भी यही लोग पूरा कर देंगे। चलो काम कर लेता हूँ। शुरू हो जाओ भाई अंकित। अंकित छत पर टहलता हुआ फोन पर बातें कर रहा था, तभी एक बॉल उड़ती हुई आती है और उसके हाथ पर लग जाती है और उसके हाथ से फोन छूटकर वहीं गिरकर टूट जाता है। अबे ये बॉल किसे मारी? ये बॉल मारने वाला अगर मेरे हाथ लग गया ना तो आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। अब ये फोन कैसे रिपेयर होगा? डेटा का बैकअप भी नहीं है मेरे पास, अगर ये फोन नहीं बना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चिढ़ते हुए अंकित नीचे मोहल्ले में जाता है, जहां उसका गुस्सा देखकर सारे बच्चे भाग खड़े होते हैं। ये ऐसे स्वागत किया है तुम्हारे मायके वालों ने मेरा। ऐसे तो ये कहते हैं हमारी बेटी का पति पूरे मोहल्ले का दामाद होता है, और मोहल्ले के दामाद का फोन तोड़ दिया ताकि मैं काम न कर पाऊं। वहां प्लम्बर फ्लैट में क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? अब फिर से गली पार करके मुझे ग्राउंड में जाना होगा, कार निकालनी होगी, फिर कहीं जाकर मैं फ्लैट में जा पाऊंगा। मेरे क्लाइंट्स के सारे कॉन्टेक्ट फोन में ही थे, कैसे वापस आएंगे वो सारे कॉन्टेक्ट? हे भगवान, शांत हो जाओ अंकित। बच्चों ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, गलती से लग गई होगी बॉल। बाहर जाओ तुम सब। किसने मारी बॉल? निशा बेटा ठीक कह रही है दामाद जी, आप शांत हो जाइए और ये फोन मुझे ला कर दीजिए। ये मोहन भाई है ना, मोबाइल दुकान वाले हैं, उनका तो काम यही है। रात तक आपका फोन बन जाएगा। फोन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक तो ये बच्चे क्रिकेट पिच पर खेलने वाले बॉल से मोहल्ले में खेल रहे हैं। अगर ये बॉल अंकित के सर पर लगी होती तो क्या होता? शुभ शुभ बोलिए समदन जी, शुभ शुभ बोलिए। मैं अभी खबर लेता हूँ बच्चों की। अंकित को बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर जाकर हॉल में बैठ जाता है। कुछ देर बाद बच्चे रोते हुए अंदर आते हैं और अंकित के पैरों पर अपनी बैट रख देते हैं। वो बॉल मैंने मारी थी जीजू, आपको गुस्सा आ रहा है ना? उठाइए ये बैट और लताड़ दीजिए मुझे। वैसे भी अगर आपने छोड़ दिया तो मेरे घर वाले मुझे कूटेंगे। इतने छोटे से बच्चे पर कोई कैसे ही गुस्सा निकाल सकता था? और आज के बाद से मोहल्ले में नाइट मैच शुरू हो जाती है, जिसमें मोहल्ले का दामाद यानी कि अंकित भी छोटे अंकित के साथ टीम अप करके क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। एक सुबह अचानक ही मौसम अपनी करवट बदल लेता है और आसमान पर बादल छा जाते हैं। ऐसे में ठंडे पानी से अगर मैं नहाई तो मेरी तो तबीयत ही बिगड़ जाएगी। हवा कैसी ठंडी बह रही है। हाय, तू स्वेटर शॉल तो लेकर आई है ना बहू? मार्च का महीना है मम्मी, सर्दी जा चुकी है। कल तो सभी को पसीने आ रहे थे। आसपास कहीं बर्फबारी हुई होगी, इसलिए जरा मौसम बदल गया है। वैसे मुझे तो अभी भी गर्मी ही लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। खिड़कियां खोल ली, अब एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वरना एक ही कमरे में कौन कौन सोए। सीमा नहाने जाती है और पानी से भरी बाल्टी देखकर परेशान होते हुए बाहर आकर कहती है, हे भगवान, यहाँ तो गीजर भी नहीं है। गर्म पानी के बिना कैसे नहाऊं मैं बहू। बहन जी, मैंने स्टोव पर पानी गर्म करने चढ़ा दिया है, आप फिक्र क्यों करती है? अभी 5 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। और ये बाथरूम कितना छोटा है मम्मी, इंसान खड़ा हो वही बहुत है। अब गीजर लगवाते भी अंकल जी तो कहाँ लगवाते। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, हमारे घर पर किसी को गर्म पानी से नहाने की आदत ही नहीं है। सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में हम ठंडे पानी से ही नहाते हैं। आपको भी ट्राई करना चाहिए मम्मी जी, इससे ना शरीर की 10 बीमारी ऐसे ही छूमंतर हो जाती है। आप गर्म पानी ले जाओ मम्मी, आज मम्मी जी को ठंडे पानी से नहाने देते हैं। देखिएगा मम्मी जी आप कैसे तरोताजा महसूस करती हैं। पहले तो सीमा मना करती रहती है, पर वो थी तो अपनी बहू के घर पर, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता। ठंडे पानी से नहाकर सीमा बाहर आती है और फैन ऑन करके बैठ जाती है। अरे वाह बहू, सच में तेरे ठंडे पानी ने तो कमाल कर दिया। वरना तेरी सास जो जुलाई में भी बारिश होने पर स्वेटर पहन लेती है, आज मौसम के बदलने के बाद भी फैन ऑन करके बैठी हुई है। चलिए, यहाँ आने का कोई तो फायदा हुआ आपको सीमा जी। कहीं कुछ अच्छा लगे तो बोल देना चाहिए मम्मी। बोल भी दो। हाँ हाँ बाबा, ठंडे पानी से नहाने का फायदा मुझे एक बार में ही समझ में आ रहा है बहू, पर यहाँ आने से मेरी किट्टी तो मिस हो गई ना। ऐसे घर पर बैठे रहने की आदत नहीं है मुझे, ना किट्टी, ना गेम्स, ना सहेलियों से मिलना जुलना। बस इतनी सी बात संदन जी, वो तो अभी हो जाएगा। मोहल्ले की औरतों को ये बताने की देर थी कि निशा की सास अकेला महसूस कर रही है। अपने घर से हाउसी, कार्ड्स, लूडो और पता नहीं क्या क्या लेकर सभी औरतें सीमा के पास पहुंच जाती हैं। आपके घर पर जब किट्टी होती होगी ना भाभी जी, तो नाश्ते का इंतजाम आपको ही करना पड़ता होगा, पर यहाँ तो आपकी गेस्ट ही नाश्ता भी लाएं और गेम्स भी। अरे तुम लोगों को हाउसी भी आती है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं आती? इन गलियों के अंदर जो मजा है ना वो और कहीं नहीं। ए तू टिकट बाट, मनीषा खेलना शुरू करते हैं। सिंगल नंबर 3। निशा वहीं दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी और ये महसूस कर पा रही थी कि धीरे धीरे ही सही उसके ससुराल वाले गली मोहल्ले के मायके में एडजस्ट हो रहे थे। एक शाम निशा और उसकी ननद मार्केट जाने के लिए निकलते हैं। अंकिता गली से गुजरती हुई नोटिस करती है कि उसे हर कोई देख रहा है, जिससे वो असहज महसूस करने लगती है। भाभी, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, क्या आप हीरोइन हो? बिटिया, वो बच्चों ने तुम्हें पहचाना नहीं ना, तुम घर से कम बाहर आती हो ना, इसलिए तुम्हें देख रही हैं। और बड़े बुजुर्ग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किस घर की हो। यहाँ नए लोग आते हैं ना तो सब उनसे जान परिचय करने को उत्सुक रहते हैं, इसीलिए तो यहाँ जेड सिक्योरिटी है। एक नया परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। घबराने की जरूरत नहीं है। ओह, मतलब यहाँ सब एक परिवार की तरह रहते हैं? बिल्कुल दीदी, यही तो हमारे मोहल्ले की खासियत है। एक रुमाल भी गिर जाएगा ना आपके हाथों से तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर उठाकर ले गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर आता है मोहल्ले की शादी का कार्ड, जहां जिद करके निशा अपनी ननद को लेकर जाती है। शादी में सब डांस कर रहे थे और अंकिता सहमी सी साइड में खड़ी थी कि लड़की की बहन अंकिता को खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाती है। भाभी, मैं ऐसे डांस नहीं कर सकती। अरे दीदी, बस एक बार ट्राई तो करो। अंकिता धीरे धीरे डांस करने लगती है और खुद भी एंजॉय करने लगती है। अरे वाह, ये तो फन है। जो अपनापन अंकिता ने अपने दोस्तों के बीच महसूस नहीं किया था, वो अपनापन उसे इन गली मोहल्लों में महसूस होने लगा था। अंकिता को एहसास होता है कि छोटे घर, सादे लोग और मोहल्ले की चहल पहल भी अपनी एक अलग खुशी देती है। आज पहली बार अंकिता किचन में जाती है। पता है भाभी, यहाँ आने के पहले मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ बहुत परेशानी होगी, लेकिन यहाँ की सादगी और अपनापन सच में कमाल का है। बेटा, असली खुशी बड़े घरों में नहीं, बड़े दिलों में होती है। शायद आप सही कह रही हैं आंटी, अब मैं भी इस मोहल्ले की मेहमान नहीं, परिवार का हिस्सा हूँ। आज सुबह निशा निश्चिंत होकर उठती है, क्योंकि अब उसकी गली मोहल्ले के मायके को लेकर ना उसकी सास के मन में कोई हिचक थी, ना ही उसकी ननद को कोई परेशानी। तो पराठे बना दूं ना मम्मी जी, या हमेशा की तरह ब्रेड बटर और भुजिया खाएंगे आप? ये क्या कह रही है बहू? तो घर का खाना तो मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए कि एक बार खाओ और 4 घंटे के लिए भूख ना लगे। ये ब्रेड बटर क्या खाना होता है? बिल्कुल मम्मी जी, मैं अभी पराठे बनाकर लाती हूँ।
वैसे समधन जी, मैंने इडली के लिए घोल भिगो कर रख दिया है, तो दोपहर में इडली बना दूंगी और रात में डोसा। रात तक रुकेंगे ही कहाँ हम मम्मी जी, प्लम्बर का कॉल आया था, पाइपिंग का काम पूरा हो गया है तो हमें निकलना होगा। पता ही नहीं चला आज हमें यहाँ पूरे 15 दिन हो गए। मतलब हम जा रहे हैं भैया? हाँ, अब जाना तो पड़ेगा ना। वैसे भी मम्मी जी को कितनी परेशानी हो रही थी हमारे कारण। क्या दामाद जी, अपने लोगों के आने से परेशानी होती है क्या? जानी की सुनकर सीमा के हलक से तो पराठे ही नहीं उतर रहे थे। उसकी आंखें बार बार भीग जा रही थी। वो एक आंख से अपने आंसू पूछती तो दूसरे से पराठे को दही में डुबोती। तभी दरवाजे से उसकी सहेलियां आती है। ऐसा मत बोल सीमा, तू इतनी जल्दी नहीं जा सकती। अभी तक तूने मेरे हाथों का बना केक भी नहीं खाया। वैसे तो मैं ये सब नहीं बनाती, पर जब मुझे पता चला कि तू इंग्लिश खाना पसंद करती है तो मैंने केक बनाना सीखा। सोचा कि तेरा बर्थडे आने वाला है तो केक कटवाऊंगी, पर तू तो जा रही है। तो समधन जी के बर्थडे का केक हम आज ही कटवा देते हैं गोमती। दोपहर को मनीषा के घर पर ही छोटी सी पार्टी होती है, जहां सभी मल्होत्रा फैमिली को छोटा सा फेयरवेल देते हैं। सभी को गले मिलने के बाद स्त्री वाले बिरजू को टाटा करते हुए मल्होत्रास भीगी आंखें लिए सभी को उदास कर वापस अपने घर लौट जाते हैं। सुबह सुबह किचन में चाय की महक के साथ साथ गीता रोटियां सेक रही थी और बाहर आंगन में अखिलेश तख्त पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी दोनों बेटे वहां आते हैं। माँ, चाय बन गई क्या? या आज भी बिना चाय पिए ऑफिस जाना पड़ेगा? अरे बेटा, ऐसे कैसे बिना चाय पिए तुझे जाने दूंगी? जब तक तेरी माँ जिंदा है ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मम्मी, और मेरी चाय? माँ, इसकी चालाकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चालाकी नहीं भैया, पॉकेट मनी, ये तो मेरा हक है। बात तो तू सही कह रही है। पूरा घर हंसी के ठहाकों से भर जाता है। शाम को दोनों भाई ऑफिस से घर आकर सीधे अपने पापा के कमरे में जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ, क्या हुआ? ये लो पापा, 7,000। पापा ये मेरे 16,000 रख लो। अरे इस बार तुम लोग महीना खत्म होने से पहले दे रहे हो? हाँ पापा, इस बार सैलरी थोड़ा जल्दी मिल गई थी तो। अच्छा ठीक है। पैसे देकर दोनों भाई छत पर चले गए। वहाँ दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। देख भाई, पैसे कम हो या ज्यादा, मम्मी पापा की खुशियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, हम जितना हो सके उतना बचाकर पापा के हाथ में देते ही रहेंगे। हाँ, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो सिर्फ उनकी जरूरत के लिए नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत और मान सम्मान के लिए भी है। दोनों एक ही बात बोलते हुए मुस्कुराने लगते हैं। तभी पीछे से आती हुई रानी कहती है, भैया इज्जत तो ठीक है, लेकिन मेरी पॉकेट मनी का क्या? तेरे लिए तो बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। रानी पॉकेट मनी बैंक। और बैंक में जमा होंगे 2-2 के 2 सिक्के। 2-2 के नहीं, 10-10 के सिक्के। अरे वाह, तुझे 2 और 10 का फर्क समझ आने लगा। और क्या, सब आता है मुझे। इस पर तीनों हंसते हैं। कुछ दिनों बाद ही घर में बेटों की शादी की बात चलने लगती है। अब हमारे दोनों बेटों के हाथ पीले करने की उम्र हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब बहू घर में आएगी तो घर की रौनक और बढ़ जाएगी। पापा, भाभी ऐसी लाना जो मेरी हर बात माने। बेटा, बहू घर की लक्ष्मी होती है, खिलौना नहीं। लक्ष्मी ऐसी लाएंगे जो इस घर की इज्जत और रिश्तों की डोर को संभाले। अब धीरे धीरे 6 साल बीत गए। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। काजल बड़ी बहू बनकर आई थी और मीना छोटी बहू। काजल का बच्चा 2 साल का हो चुका था। सुबह सुबह किचन में मीना चाय बना रही थी और काजल सब्जी काट रही थी। अरे ओ रानी, कहाँ गई? जरा हल्दी देना तो। भाभी, हल्दी तो आप पहले ही डाल चुकी हो, अब क्या हल्दी का पूरा डिब्बा डालोगी? तू तो शुरू से ही चालाक है। आज ही सासू माँ से कहकर तेरी शादी तय करवा दूंगी। मेरी प्यारी भाभी, आप तो अपनी ननद से अभी से ही परेशान होगी। अरे जब ननद ऐसी हो तो भाभियां परेशान ना हो तो क्या करे। शाम को अखिलेश अपने कमरे में बैठा था। अब हर महीने की तरह दोनों बेटे इस महीने भी अपना अपना बचत का हिस्सा उसको देते हैं। ये सिर्फ पैसे नहीं, इस घर के प्यार और भरोसे का प्रतीक है। जब तक ये भरोसा ऐसे ही बना रहेगा तब तक ये घर जुड़ा रहेगा। पापा, ये पैसे सिर्फ आपकी जरूरत के लिए नहीं है, ये आपकी मेहनत और हमारे प्यार की कमाई है। अरे माँ, देख रही हो,
पापा और भैया हर महीने ये ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। हाँ तो तू भी सीख लेना, ये सब तेरे भी काम आएगा। ये और ऐसी बातें रह दो माँ। इससे बस फैशन होती है, ये सब नहीं। अब रात को दोनों भाई अपने अपने कमरे में थे, तभी उनकी पत्नियां उनको भड़काते हुए कहती है, शादी के बाद भी हर महीने पैसे दे रहे हो, लेकिन क्यों? हमारी अपनी जरूरतें भी तो है। ये पैसे माँ पापा के खर्च के लिए हैं, वो इन्हें जोड़े या खर्च करे ये उनका हक है। अरे हक तो मेरा भी है, शादी के बाद अपनी बीवी की जरूरतें पूरी करनी होती है। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूँ, लेकिन मेरे लिए पहले माँ बाप की खुशी है। रहने तो कौन सी जरूरत पूरी करते हो बताओगे? काजल अजय से बहस करने लगी। उधर मीना अपने पति को भड़का रही थी। विजय, अब मम्मी पापा को पैसे देने की क्या जरूरत है, घर में सब कुछ तो है। माँ बाप ने हमारे लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, अब हम उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी ना करें तो हमारी कमाई का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूँ, सिर्फ मम्मी पापा जरूरी है। क्या तुम भी रोज रोज नए नए ड्रामे करने लगी हो? ड्रामा नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ। मम्मी पापा से ज्यादा हमको पैसों की जरूरत है, कल को हमारे बच्चे होंगे तो। हे भगवान, जब होंगे तब की तब देखी जाएगी, अभी का सोचो और चैन से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। एक दिन दोनों बहुएं आंगन में बैठी बातें कर रही थी। तेरे जेठ जी तो बहुत बड़े दानी हैं, पूरी कमाई सास ससुर के हवाले कर देते हैं। मेरे पति कोई कम है क्या? उन्होंने पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। अरे मुझे तो लगता है हमारे सास ससुर हमसे ज्यादा अमीर होंगे। होंगे, 6 साल हो गए, हमारे पति हर महीने उनको पैसे देते हैं। तभी आंगन में गीता के आने से दोनों बहुएं चुप होकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। अगले दिन घर में एक नया एलईडी टीवी आता है। माँ जी, ये टीवी मेरे कमरे में लगवा दीजिए। क्या? अजय हर महीने आपको पैसे देते हैं ना? अच्छा, उनसे ज्यादा पैसे तो मेरे पति देते हैं, तो इस हिसाब से टीवी तो मेरे कमरे में लगना चाहिए। बड़े का पैसा मतलब उसका बड़ा हक होता है, समझी? हक पैसे का होता है, बड़े छोटे का नहीं, समझी आप? अरे मम्मी, अगर ऐसे ही दोनों भाभियां बिल्लियों की तरह लड़ती रही तो लग चुका टीवी, और फिर मैं किसके कमरे में जाकर टीवी देखूंगी? चुप हो जाओ दोनों। ये टीवी हॉल में लगेगा ताकि सारे घर वाले देख सके। जो पैसा देता है उसका हक होता है, और जो ज्यादा देता है उसका ज्यादा हक होता है। मम्मी, इन लोगों को लड़ने दो, तुम टीवी लगवाओ। रानी की बात सुनकर उसकी दोनों भाभियां उसको घूरने लगती है और गीता हॉल में टीवी लगवा देती है, जिससे दोनों बहुएं गुस्सा होकर किचन में चली गई। अब शाम के समय सब टीवी देख रहे थे, तभी खाना खाते हुए काजल का बेटा सोफे पर सब्जी गिरा देता है। देखो, ये बच्चे को कुछ सिखाती नहीं है, सारा सोफा गंदा कर दिया। बच्चा है, गलती हो गई उससे, इसमें ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? बच्चा है तो क्या, सोफा किसके पैसों से आया है पता है? अरे यार, फिर वही पैसों की लड़ाई, हद है। हाँ, तेरे पति के पैसों से नहीं है, हमारे दोनों के पतियों के पैसों से है। और सोफे से ज्यादा कीमत मेरे पति की मेहनत है, जो आप समझ नहीं सकती। जबान संभाल कर बात कर। ऐसे बोल रही है जैसे तेरा पति अंबानी के यहाँ नौकरी करता हो। जहाँ भी करते हो, जेठ जी से तो ज्यादा ही कमाते हैं ना। इस तरह की लड़ाई से पूरा घर चौंक जाता है और उन दोनों के पति शर्मिंदा होकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद सोनू बॉल से खेल रहा था, तभी अचानक बॉल लगने से हॉल में लगा कांच टूट जाता है। हे भगवान, तोड़ दिया शीशा। ये लड़का भी ना हमेशा घर तोड़ने पर लगा रहता है। अरे तो क्या हुआ, बच्चा है। जिस चीज में मेरे पति की मेहनत की कमाई लगी है वो बात मेरे लिए छोटी नहीं है। तू तो हमेशा ऐसे दिखाती है जैसे तेरे पति की कमाई से पूरा घर चल रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? रानी बीच में आकर दोनों भाभियों को शांत करवाने की कोशिश करती है। भाभी, ऐसी बहस से कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत की चिंता तुझे क्यों हो रही है? तेरा क्या जा रहा है? तुझे तो बस अपने भाइयों से पैसे लेने होते, इसलिए बीच में बोल रही है ना? भाभी, क्या आप लोग हमेशा पैसा पैसा करते रहते हो? पैसे के लालच से दिल में फर्क आ जाता है। अरे ओ मास्टरनी जी, ज्ञान दे लिया हो तो निकलो यहाँ से। सास दूर से सारी लड़ाई देख रही थी, उसको दोनों बहुओं पर बहुत तेज गुस्सा आया। ये क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? इस घर को सब्जी मंडी बना रखा है। माँ जी, ये मीना हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। मम्मी जी, इनका बेटा हमेशा घर में तोड़फोड़ मचाकर नुकसान करता रहता है, ये सही है क्या? चुप हो जाओ दोनों और लड़ना बंद करो।
ससुर के बीच में आने से दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए अपने अपने कमरे में चली गई। रात में अजय और विजय अपने कमरों में बैठे थे। काजल और मीना दोनों अपने पतियों के आगे बैठी उनको भड़का रही थी। इतना टाइम हो गया, अब भी तुम लोग माँ जी पापा जी को पैसे देते जा रहे हो। अरे क्या जरूरत है उनको बुढ़ापे में पैसे देने की? तो क्या मम्मी पापा को भूखा छोड़ते? उनकी भी तो जरूरतें होंगी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम लोग उनको खाना भी नहीं दे रहे। दूसरी तरफ मीना विजय को भड़का रही थी। अरे जितना पैसा तुम लोग देते हो ना उनको, वो खर्च नहीं करते, जोड़ कर रखते हैं। वो पैसा हम पर लगना चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं मीना, ये पैसे उनकी जरूरत के लिए है। अरे उनको बुढ़ापे में पैसों की क्या जरूरत? दूसरी तरफ काजल, अरे इनको बुढ़ापे में भजन कीर्तन करने चाहिए, पैसा जोड़ने की क्या जरूरत है? मेरा दिमाग खराब ना करो, सोने दो मुझे। ऐसे ही सोते रहोगे ना तो तुम्हारी किस्मत भी सो जाएगी। अरे तो सो जाओ ना, तुम किसने रोका है? हे भगवान, ये आदमी भी ना। मैं मेरी नहीं किस्मत की बात कर रही हूँ। अरे दोनों एक ही है। अगले दिन दोपहर में सास ससुर और रानी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। काजल और मीना खाना परोसते हुए उनको ताने देने लगती है। माँ जी, बुढ़ापे में पैसा जोड़कर आप क्या करोगी? कहीं स्वर्ग में बंगला बनवाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं दीदी, मम्मी जी वहां बैंक में इन्वेस्ट करने वाली है। बेटा, जो पैसा है ना वो हमारी जरूरत के लिए है। तुम्हारे ससुर जी की दवाइयों का खर्चा भी तो है। अरे दवाइयों में कितने पैसे लगते हैं? हम तो कहते हैं बेटों से पैसा लेना अब तो बंद करो। हाँ, बुढ़ापे में तो भगवान के भजन करने चाहिए, पैसे जोड़ने से क्या फायदा, खाना तो मिल ही रहा है। गीता और अखिलेश एक दूसरे को देखकर चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन किचन में काजल और मीना दोनों बर्तन रख रही थी, तब पीछे से गीता कहती है, यहाँ बर्तन रखने में दिक्कत होती है ना, मैं कल यहाँ स्लैब लगवा दूंगी। माँ जी तो मेरी ऊंचाई के हिसाब से डलवाना, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो। हाइट छोटी है तो क्या हुआ, पैसा मेरे पति का भी लगा है, तो स्लैब तो मेरे हिसाब से पड़ेगी, वरना मुझे झुकने में दिक्कत होगी। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, जो कहूंगी वही होगा। बड़ी बहू बनकर सिर्फ हुक्म चलाना आता है, पर घर में पैसा मेरे पति का लगता है। अरे चुप हो जाओ दोनों, मैं जहाँ कहूंगी स्लैब वही पड़ेगी। दोनों बहुएं गुस्से में मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और अपने अपने पतियों को जाकर भड़काने लगती है। शाम को विजय अखिलेश के कमरे में आकर बैठता है। पापा, मुझे एक बाइक दिलवा दो ना, पुराने वाली बहुत खराब हो गई है। अच्छा ठीक है बेटा, दिलवा दूंगा। ये बात बाहर खड़ा अजय सुन लेता है तो गुस्से से कमरे में आता है। पापा, विजय को बाइक क्यों? पिछले 6 साल से मैं एक ही बाइक चला रहा हूँ, पहले मुझे गाड़ी दिलवाओ। इसको तो 3 साल पहले ही बाइक दिलवाई थी। अच्छा, अब तुमको भी गाड़ी चाहिए? तो क्या मैं गाड़ी नहीं ले सकता? भैया बुरा मत मानना, 22,000 की नौकरी के हिसाब से तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है क्या? ये सुनकर अजय पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। अब अगले दिन सुबह अजय और विजय अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तूने कभी सोचा है हमने 6 साल में कितना पैसा पापा को दिया है? हाँ, अगर कैलकुलेशन करूं तो लगभग 13,80,000 रुपए। अरे बाप रे, इतना पैसा? हाँ भैया, और अगर इसको बैंक में इन्वेस्ट कर देते तो उसका कितना सारा ब्याज मिलता। तभी तो अब वो पैसा हमें ब्याज सहित वापस लेना चाहिए। आखिर हमारी बीवियां गलत थोड़ी ना कह रही है। हाँ भाई, अब तो हमारा भी हक बनता है। दोपहर को दोनों भाई अपने पिता के पास जाते हैं। पापा, हमने 6 साल में आपको जो पैसा दिया है उसका ब्याज सहित हिसाब करके वो पैसा हमको वापस चाहिए। हाँ पापा, हमने हिसाब लगाया है, हमें 26 लाख रुपए लगभग, जो कि ब्याज सहित होंगे, हमको वापस चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ पापा, अब बुढ़ापे में इन पैसों का आप क्या करोगे? भगवान के भजन करो, पैसा जोड़ना बंद करो और हमको सारा पैसा आज वापस कर दो। दोनों बेटों की बात सुनकर अखिलेश कुर्सी पर अकड़कर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। कैसे पैसे? तुमने जो पैसे मुझे अपनी खुशी से दिए थे बेटा, वो तो मेरी जरूरत के हिसाब से और घर में खर्च हो गए। अब कौन सा हिसाब? पापा, वो खुशी नहीं, मजबूरी थी। हम आपको पैसा इसलिए दे रहे थे ताकि आप आराम से रहो, ना कि बैंक के लॉकर में भरो। अगर यही पैसा बैंक में SIP के द्वारा जमा किया होता तो अब तक 26,000, 4300, 365 हो चुका होता। 14.45 के ब्याज दर के हिसाब से हम अपना हक मांग रहे हैं।
तुम दोनों को शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? गीता, तुम शांत रहो, मैं सबसे शाम को मिलता हूँ आंगन में। ठीक है पापा, पर हिसाब सही से करना। चल विजय। अखिलेश हल्का मुस्कुराता है और चाय का कप उठाकर घूंट लेता है। ठीक है बेटा, शाम को बैठेंगे, फिर समझाऊंगा तुम्हें तुम्हारा हिसाब। आंगन में चारपाई लगी हुई थी। अखिलेश, गीता, दोनों बेटे और बहुएं और रानी सब बैठे थे। माहौल में सन्नाटा था, लेकिन हर चेहरा तना हुआ था। अखिलेश अपने पुराने बही खाते के साथ कुर्सी पर बैठा। उसने अपना चश्मा आंखों पर चढ़ाया और पन्ने पलटने लगा। तो तुम लोग मुझसे ब्याज सहित अपने पैसे मांग रहे हो? हाँ पापा, अपना हक मांग रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब हमारे पति सही कह रहे हैं, बुढ़ापे में आदमी को इतना पैसा लेकर करना क्या है? भैया, ये आप लोग सही नहीं कर रहे हो। तू चुप बैठ, तुझे क्या पता पैसों की अहमियत। रानी सिसकते हुए एक कोने में बैठ जाती है। अखिलेश ने गहरी सांस ली और खाता खोलकर बेटों को सामने बुलाया। अब सुनो बेटा, जरा सामने तो आओ, आज बताता हूँ तुम्हें हिसाब किताब। सीए हूं मैं, लगता है आज मेरा हिसाब किताब मेरे काम आएगा। अखिलेश ने बड़े बेटे अजय की ओर देखा। अब तू ध्यान से सुन, जब तू बेंगलुरु गया था कोर्स करने, तो तुमने मुझसे कहा था 1 साल बाद नौकरी लग जाएगी तो मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा, याद है ना? अब वो तो हाँ याद है मुझे। अब चुपचाप सुन, 1 साल का फ्लैट का किराया 20,000 महीना, खाने पीने का खर्चा 7,000 महीना और तेरी वर्कशॉप फीस 5 लाख रुपया। तेरा वहां का टोटल हुआ 8,24,000, समझा? ये सुनकर अजय का चेहरा उतर जाता है। फिर जब तू वापस आया तो स्टार्टअप के नाम पर मुझसे 10 लाख लिए थे, वो भी कहा था कि वापस कर देगा, किया? नहीं पापा। मतलब तेरा टोटल 18,24,000 हुआ और तुम्हारी शादी पर जो तुमने एक्स्ट्रा 8 लाख खर्च करवाए उन सबका ब्याज सहित 31,93,932 हुआ अभी तक का, जो कि नॉर्मल 7.24 के बैंक के ब्याज दर के हिसाब से हुआ, समझा? अब अखिलेश छोटे बेटे विजय को सामने आने को कहता है। अब तू सुन, तेरी बाइक के पैसे 3.5 लाख, तेरा मेडिकल कोर्स 15 लाख, बाहर रहने का खर्चा 5 लाख और तूने भी शादी पर जो एक्स्ट्रा 8 लाख खर्च करवाए वो, मतलब तेरा टोटल हुआ 31.5 लाख और ब्याज सहित 38,34,180। अरे बाप रे, इतना पैसा पापा? तुम दोनों का टोटल हुआ 70,28,112। लेकिन चलो मैं 70 लाख मान रहा हूं और तुम मुझसे 26 लाख 26,43,365 मांग रहे हो। तो चलो उसमें से मैं तुम्हारा पैसा काट कर बताता हूं। अब तुम दोनों मिलकर मुझे 43,56,635 दे दो और मेरा घर छोड़कर चले जाओ। ये सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा जाता है। दोनों बेटों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये तो कोई हिसाब नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों पर खर्च करते हैं तो उसका हिसाब नहीं लिखते। तुम्हारे पतियों ने ही सौदा किया था, अब सौदा पूरा करो। मैं तो बस उसका हिसाब ले रहा हूं जो तुम्हारे पतियों ने वापस देने को कहा था, समझे बहू? लेकिन बच्चों पर खर्च किया गया पैसा कौन ही बाप मांगता है पापा? जब बच्चे हिसाब मांगे तब उनको शर्म नहीं आती तो बाप को क्यों आए? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे पापा? अब गीता बीच में आकर बोली। छोड़िए जी, बच्चे हैं, गुस्से में कह दिया होगा। नहीं गीता, अब ये सौदा पूरा होगा। दोनों बेटे सिर झुकाकर खड़े हो गए। दोनों बहुएं बड़बड़ाने लगी, लेकिन अखिलेश ने एक ही लफ्ज में उनकी बोलती बंद कर दी। सुनो बेटा, बाप बाप होता है। बेटे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, हिसाब का पन्ना पलटे बिना बाप के दिल का दर्द नहीं समझ सकते। रानी अपने पापा के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। पापा माफ कर दो भैया को। पापा माफ कर दो हमें, पापा माफ कर दो हमें। नहीं, माफी नहीं मिलेगी किसी को। तुम दोनों मेरा सारा पैसा अभी दो और अपना सामान बांधकर मेरे घर से निकल जाओ। अब दोनों बेटे अपना सामान बांधकर आंगन में आ जाते हैं। तब गीता उनसे माफी मांगने को कहती है। दोनों बेटे और बहुएं अखिलेश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। माफी तब मिलेगी जब आज के बाद मेरे घर में पैसों की कोई बात नहीं होगी। जितना है उसमें गुजारा करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, वरना मैं अपने पैसों का पूरा हिसाब किताब वसूल लूंगा।
अखिलेश ने उस दिन सिर्फ हिसाब नहीं गिनाया, उसने बेटों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि बाप की कुर्बानियों का कोई ब्याज नहीं होता। ये हिसाब किताब तुम लोग अपने तक रखो, समझे? प्यार से रहो और खाओ पियो, वरना याद रखना मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे? शरद सुन रहे हो, तुम्हारी मौसी वापस गांव जाने को कह रही है, बोलती है उनका टिकट करा के दो। क्या बात कर रही हो? अभी तो 3 दिन पहले ही आई है मौसी, कह रही थी महीना भर रुकेंगी, अब अचानक से जाने की जिद क्यों करने लगी? अब ये तुम जानो या तुम्हारी मौसी जाने, तुम जाकर पूछो ना, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? पत्नी की बात सुनकर शरद मौसी के कमरे में जाता है। अरे मौसी, क्या बात हो गई? वीणा कह रही है आप गांव जाने की बात कर रही हो। अरे किसी से नाराज हो क्या? वीणा ने कुछ कह दिया क्या आपसे? अरे नहीं बेटा, वीणा क्या कहेगी, बस तुम्हारे माचिस के डिब्बे में हमारा दम घुटता है, हमसे ना रहा जाएगा। गांव आया था तो बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहा था, मौसी शहर आओ, बहुत बढ़िया घर लिया है, जगह की कोई कमी नहीं है, और यहाँ आकर देखा तो खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो गई। अरे बेटा, इसे तुम घर कहते हो? नीचे का कमरा किसी और का, ऊपर का कमरा किसी और का, बाजू वाले कमरे में कोई और रहता है। भाई ऐसे बिना छत और जमीन के मकान को मकान नहीं कहते हम गांव वाले। बेटा मेरा गुजारा ना हो पाएगा तेरे इस घर में, मुझे तो तू वापस गांव छोड़ दे। मौसी की बात सुनकर शरद हंसने लगता है। अरे मौसी, 5 कमरे का फ्लैट ले लिया है मैंने, अब इतने बड़े घर में भी आपका दम घुट रहा है। आपको पता है, शहर में ऐसा 5 बेडरूम वाला फ्लैट लेने के लिए लोग सारी उम्र निकाल देते हैं, और आप अपने भांजे की पीठ थपथपाने के बजाय मुझे बातें सुना रही हो। इतना भी बुरा नहीं है कि आप 10-12 दिन यहाँ ना रह सको। और देखो, आपके चक्कर में मैंने माँ का भी टिकट करा दिया है, वो भी 1 दिन में गांव से आती होगी। सोच के देखो, उन्हें कितना बुरा लगेगा कि वो यहाँ आपसे मिलने आई और आप उनसे पहले ही भाग गई। देख बेटा, तेरी माँ को तो आदत होगी, लेकिन हम तो ना रह पाएंगे। और फिर यहाँ तो दूर दूर तक बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी हुई है, ना कहीं खेत खलियान दिखाई देते हैं, ना पेड़ पौधे। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोगों को सांस कहाँ से आती है। मौसी के तर्क को सुनकर अब बेचारा शरद भी अपना सर खुजलाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसी के ऊपर हमारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। मौसी तो वापस जाकर ही मानेंगी। अब क्या कर सकते हैं? मैंने तो अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाह रही। मैं ऐसा करता हूँ, उनका टिकट करा ही देता हूँ। और माँ जी, उनका क्या करोगे? उनका भी तो परसों का गांव से आने का टिकट है ना? अरे उनका टिकट कैंसिल करा देता हूँ, वरना 2 दिन बाद उनका भी यही ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये गांव वाले लोग ना मेरे समझ में नहीं आते। मौसी शरद के सुंदर से 4 BHK के फ्लैट को ठेंगा दिखाकर वापस अपने गांव लौट गई थी, और पूरे गांव में जाकर उन्होंने जी भर के शरद और वीणा के फ्लैट की बुराई की थी। ये लो शरद, मिल गई भलाई। तुमने भलाई के लिए अपनी मौसी को यहाँ बुलाया, और तुम्हारी मौसी ने पूरे गांव में थू थू करवा दी। कल तो तुम्हारे गांव की शन्नो चाची का फोन आया था, कह रही थी रज्जू मासी ने बताया है कि हम चिड़िया के घोंसले में रहते। अब तुम ही बताओ, हमारा घर के चिड़िया का घोंसला है? अरे छोड़ो ना, ये बड़े बुजुर्गों की बातों को दिल से नहीं लगाते। तुम जानती हो ना, जुबान की थोड़ी कड़वी है, लेकिन मन की बुरी नहीं है मौसी। हाँ, मन की बुरी नहीं है, तभी तो इतनी जहरीली है मौसी जी। मन की भी बुरी होती तो पता नहीं क्या करती। वीणा शरद के गांव वाले रिश्तेदारों से बहुत परेशान हो चुकी थी। वीणा और शरद की 8 साल पहले शादी हुई थी। वीणा एक बड़े शहर में रहने वाली लड़की थी, वहीं शरद एक छोटे से गांव का लड़का था। अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद शरद की शहर में अच्छे पद पर नौकरी लग गई थी। शरद और वीणा को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद शरद और वीणा एक किराए का घर लेकर रहने लगे थे। 8 साल तक दिन रात कड़ी मेहनत के बाद अब जाकर उन्होंने अपना एक फ्लैट खरीदा था, और इस फ्लैट को दिखाने के लिए उन्होंने गांव में रहने वाले अपने सभी रिश्तेदारों को बड़ी खुशी खुशी न्योता भेजा था। लेकिन पहली बार में उनके सारे अरमानों की मौसी ने हवा निकाल दी थी। अभी तक तो मुझे ये सोचकर बुरा लगता था कि शरद के माँ बाप गांव में अकेले रहते हैं और हम यहाँ शहर में रह रहे। वो लोग हमारे साथ रहते तो अच्छा होता, लेकिन मौसी की हरकतों को देखने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया है कि शायद भगवान ने हमारे बारे में कुछ अच्छा ही सोचा था, जो आज तक शरद के माँ बाप शहर में हमारे पास रहने नहीं आए। लेकिन वीणा की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, और 1 महीने बाद शरद की माँ सुलेखा का शरद के पास फोन आता है। अरे बेटा, 8 साल हो गए तेरी शादी को। अब हम बूढ़े माँ बाप से ना यहाँ गांव में अकेले जीवन नहीं कट रहा। हम तो इसी इंतजार में आज तक बैठे कि आज नहीं तो कल तो कोई ढंग का मकान लेगा जिसमें हम बूढ़े बुढ़िया भी चैन से रह सकें। लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम्हें उस डिब्बे जैसे घर से बाहर ही नहीं निकलना। माँ, इतना आसान नहीं होता है। ये शहर है, गांव नहीं, जहाँ मैं 1 बीघा जमीन खरीद के 20 कमरे का मकान बनवा कर खड़ा कर दूं।
यहाँ पर जगह की कीमत कितनी है आप जानती भी हो, और फिर जितनी मेरी तनख्वाह है उसी के हिसाब से पैर पसारूंगा ना मैं। देखो, मुझे आपकी सेवा करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको आकर मेरे साथ मेरे ही घर में रहना पड़ेगा। शरद ने तो अपनी बात माँ को समझा दी थी, लेकिन ये गांव में रहने वाली माँ बड़ी मोटी चमड़ी की होती है। इतनी आसानी से बेटे बहू की बातें उनके दिमाग में घुसती नहीं। फोन रखने के बाद, सब समझती हूँ मैं। जब से ये अंग्रेजी बोलने वाली वीणा इसकी जिंदगी में आई है ना, हमारे लड़के के तो तेवर ही बदल गए हैं। गलती तो हमारी है ना, जो हमने पूरी तरह से अपना बेटा उसके हाथों में सौंप दिया। बस बहुत हो गया, अब मैं बहू को अपने बेटे के ऊपर हुक्म नहीं चलाने दूंगी। अब तो मैं अधिकार से जाकर शहर में रहूंगी और जो बिगड़ गया है उसको रास्ते पर लेकर आऊंगी। सुलेखा कुछ दिनों में सामान बांधकर अपने पति रामकिशोर के साथ शहर में वीणा और शरद के पास आ जाती है, लेकिन होता वही है जिसका उसे पहले से अंदाजा था। कुछ ही दिनों में सुलेखा और रामकिशोर की चिक चिक शुरू हो जाती है। अरे बेटा, तुम्हारे मकान में तो हमें सांस ही नहीं आ रही। खुली हवा में सांस लेने के लिए सवेरे सवेरे बाहर टहलने गया था, उस पर भी क्या बताए, कहीं जरा सी पेड़ की छांव ही नहीं है। आदमी चलते चलते थक जाए तो 2 घड़ी कहीं बैठकर आराम भी नहीं कर सकता। हर तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। भाई, तुम्हारे मकान में हमारा गुजारा नहीं है। देखो बेटा, ऐसा घर खोजो जिसमें थोड़ा खुला आंगन, बरामदा, ऐसा कुछ हो जहां पर बैठकर थोड़ी देर शुद्ध हवा में सांस ली जा सके। माँ और बाबूजी का दबाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। वो बार बार शरद के ऊपर खुला मकान लेने का दबाव बना रहे थे। एक दिन शरद को तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट के बारे में पता चलता है। वीणा, एक फ्लैट के बारे में पता चला है। तीसरी मंजिल का फ्लैट है, वहां पर एक स्पेशल फीचर है। जो टॉप फ्लोर खरीदता है, छत उसी की होती है। अगर हम ये तीसरी मंजिल का फ्लैट खरीद ले तो छत हमें मिल जाएगी, और फिर ये माँ बाबूजी की जो दिन रात की चिकचिक है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। आराम से छत पर जाकर वो सोए, नहाए या फिर कपड़े सुखाए। इस बात से हमें क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ठीक है, तुम बात चलाओ, हम लोग किराए पर अपना मकान उठाकर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। शरद और वीणा ने तीसरी मंजिल का फ्लैट 6 महीने का एडवांस किराया देकर बुक कर लिया था और इधर अपना फ्लैट भी किराए पर चढ़ा दिया था। जैसे ही रामकिशोर और सुलेखा नए फ्लैट में पहुंचे, उनकी तो बाँछें ही खिल गई। अब करीना, तूने अक्लमंदी की बात। बेटा, ये घर अब हमें घर जैसा लग रहा है। अगले दिन बाबूजी नहा धोकर मंदिर के दर्शन करने के बाद ऊपर आते हैं। तभी शरद को उनके हाथ में एक बाल्टी नजर आती है। अरे बाबूजी, ये बाल्टी और साबुन लेकर कहाँ से आ रहे हैं आप? नहा कर आ रहा हूँ बेटा, और कहाँ जाऊंगा। लेकिन बाबूजी, घर में बाथरूम तो है, फिर आप नीचे बाल्टी लेकर कहाँ नहा लिए? बेटा, पहले 1 घंटा बाहर सड़क पर सैर की, उसके बाद थोड़ी देर व्यायाम किया और फिर नीचे जो नल लगा है ना, वहीं पर स्नान कर लिया। थोड़ी दूर पर मंदिर भी है, तो मंदिर के दर्शन करने के बाद ही अब ऊपर आया हूँ। तभी शर्मा जी का शरद के पास फोन आता है। अरे शरद, ये तुम्हारे बाबूजी क्या कर रहे थे यहाँ पर? मेरा बेटा पार्किंग में गाड़ी लगाने जा रहा था, उसे वहां से डांट कर भगा दिया। कहने लगे हर जगह तुम लोग गाड़ियां खड़ी कर लोगे तो बड़े बुजुर्ग कसरत कहाँ करेंगे। हमारे घर के सामने घंटे भर तक कसरत की उन्होंने, और उसके बाद वहीं पर बाल्टी लेकर नहाने लगे। पूरी पार्किंग में कीचड़ कर दिया है। तुम्हारे बाथरूम में कोई समस्या है क्या? नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है। वो मेरे बाबूजी गांव से है ना, तो उन्हें खुले में नहाना पसंद है। मैं माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। बाबूजी, आपकी वजह से पड़ोसियों से बातें सुनने को मिल गई मुझे। आप मुझसे हाथ जुड़वा लीजिए, आगे से सड़क पर बैठकर नहाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो नल नहाने के लिए नहीं है, गाड़ियां धोने के लिए लगाया गया है। ये शहर है बाबूजी, यहाँ ऐसा नहीं चलता। अरे आप भी ना, क्या जरूरत थी आपको सड़क पर जाकर नहाने की? इतनी बड़ी छत है ना अपने पास, कल से छत पर जाकर नहा लिया करिए। अगले दिन से बाबूजी ने छत पर नहाने का रवैया बना लिया था, जिससे पड़ोसी काफी परेशान थे। ऑफिस के टूर के लिए शरद 5 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। इसी बीच, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ गांव से अपनी धन्नो को भी यहीं लेते आए। बेचारी राम प्यारी कब तक हमारी धन्नो की सेवा करती रहेगी। अब जब शरद ने यहाँ खुले में मकान ले ही लिया है तो धन्नो को भी इधर ही रख लेंगे। माँ जी, धन्नो भैंस है, भैंस के सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर आएगी। हाँ, अभी ना कमाल की बातें करती हैं। तू ज्यादा जबान मत चला, मुझे भी पता है मेरी धन्नो भैंस है। मैं क्यों उसे सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर लेकर आऊंगी? यहाँ इतनी जगह पड़ी है, ये लोहे के डब्बे ही तो खड़े रहते हैं ये सब जगह। एक आध गाड़ी हटवा देंगे, वहीं मेरी धन्नो रह लेगी। बेचारी वीणा सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुलेखा ने तो जैसे कसम खा ली थी कि वो बहू की बात नहीं सुनेगी।
अगले ही दिन धन्नो शहर आ चुकी थी और फ्लैट के सामने गाड़ी खड़ी करने के स्पेस में पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करने के बाद सुलेखा ने धन्नो को वहां बांध दिया। भैंस की सोसाइटी में आ जाने से पूरी सोसाइटी में कोहराम मच गया था। मिस्टर शरद, लग रहा है आपको किराए के मकान की जरूरत नहीं है। आपको सोसाइटी के रूल्स पता नहीं है क्या? अब ये क्या नया तमाशा है? आपके घर के बाहर भैंस बंधी हुई है, पूरी सोसाइटी से कंप्लेंट्स आ रही है। आपको पता है ना यहाँ पर गाय भैंस बकरी पालना अलाउड नहीं है। सेक्रेटरी की बात सुनने के बाद बेचारे शरद का दिमाग चकराने लगा था। आप प्लीज मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं एक ऑफिशियल टूर पर हूँ, वापस आते ही सारा मामला सेटल कर देता हूँ। 2 दिन के अंदर तो आपका घर खाली हो जाएगा शरद जी, जो करना है आज के आज करिए। बेचारे शरद के सामने कोई और रास्ता नहीं था। अपना ऑफिशियल टूर छोड़कर शरद वापस घर आता है और किसी तरह माँ बाबूजी को समझाकर धन्नो को गांव की तरफ रवाना करता है। पता नहीं कैसे लड़की से प्यार कर लिया इसने, हमारा तो मन ही नहीं मिलता इसके साथ। ऐसा करती हूँ, गांव से 1-2 रिश्तेदारों को बुला लेती हूँ, घर में 2-4 लोग रहेंगे तो घर लगेगा कम से कम। शरद रात तक घर आता है और सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल जाता है और ये महारानी पूरा दिन कमरा बंद करके अपना दफ्तर खोले बैठी रहती है। अगले ही दिन सुलेखा ने गांव से मौसा मौसी उनके पोते पोतियों को बुला लिया, जिसके कारण घर में भीड़ भाड़ और शोर सुनाई दे रहा था। माँ जी, पूरे घर को क्या चिड़ियाघर बना दिया आपने। आपको पता है ना, मुझे ऑफिस का काम करना होता है। बच्चों ने इतना शोर मचा के रखा है, अपना काम ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। बेटा, तभी तो कहते हैं ना खुले में होना चाहिए मकान। बेचारे बच्चों का क्या दोष है, बच्चे तो खेलेंगे ना। जाओ बेटा, तुम लोग ऐसा करो, छत पर जाकर खेलो। बाहर खेलने की इजाजत मिलते ही तीनों बच्चों ने पूरे मोहल्ले को मैदान बना दिया था। कभी वो छत पर कूदते, कभी कॉलोनी के रोड पर। अरे बहन जी, बच्चों को कहिए ना समिति के पार्क में जाकर खेले। ये घर के सामने हमारी गाड़ियों की शीशे में बार बार बॉल मार रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे हमारे बच्चे क्यों पार्क में जाकर खेलेंगे? हमें इतना भरोसा नहीं है कि अनजान शहर में अकेले पार्क में भेजे अपने बच्चों को खेलने के लिए। अपने घर के आगे खेल रहे हैं, अब उसके लिए भी आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी क्या? अजीब गवार लोग आकर बस गए। जब से ये लोग यहाँ आए हैं, पूरी कॉलोनी का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया है इन लोगों ने। बाकी घरों में भी तो कपड़े सूखते हैं, लेकिन एक इनका घर है, पानी टपकते हुए कपड़े रोज बालकनी में लटका देते हैं। आते जाते लोगों के सर पर पानी गिर रहा है, लेकिन इनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगले दिन सुबह 8 बजे पड़ोसन आकर वीणा का दरवाजा खटखटाती है। अरे वीणा, तुम्हारे घर वालों को अगर पूजा पाठ करने का ज्यादा शौक है ना, तो उनसे बोलो छत पर जाकर किया करें। ये बालकनी में खड़े होकर सूर्य को जल देने का क्या मतलब है? मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे अपनी बालकनी में बैठकर, ऊपर से तुम्हारी सास ने लोटा भर के पानी गिरा दिया। माँ जी, पहले तो आप लोगों ने जिद पकड़ के रखी थी कि आपको खुले में ससुराल चाहिए। अब हम लोगों ने ये 3rd फ्लोर पर मकान इसीलिए खरीदा है ताकि आप लोग छत का इस्तेमाल कर सके। तो ये बालकनी से जल चढ़ाने की आपको क्या जरूरत थी? अरे बेटा, वो छत पर तेरे मौसाजी धूप सेक रहा है, अब क्या उनके सर पर जाकर पानी गिरा देती? पूरे परिवार का छत पर मच्छरदानी लगाकर सोना, पूरा दिन छत पर बैठकर मूंगफली और मटर छिलकर वहां पर कूड़ा फैलाना, बच्चों का पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर देना, ये सब तो छोटी छोटी बातें थी। सबसे बड़ा कारनामा होना तो अभी बाकी था। रविवार की सुबह थी, तकरीबन 5 बजे का समय रहा होगा कि अचानक से कॉलोनी में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले शुक्ला जी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। शुक्ला जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास की बिल्डिंग में रह रहे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, जिसमें शरद और वीणा भी थे। देख लो शरद, ये तुम्हारे ही गेस्ट है ना, इनको मैंने रंगे हाथों लोटा लेकर जाते हुए पकड़ा है। अरे हम 2 दिन से परेशान थे कि आखिर कौन हमारे घर के पीछे गंदगी करके जा रहा है। अगर आज हमने अपनी आंखों से देखा ना होता ना, तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी सोसाइटी में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों के यहाँ ऐसे गवार लोग भी आते हैं। मौसा जी, क्या है ये? शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा, तुम तो जानो तो हम तो गांव के लोग हैं, अब खुले में लोटा लेकर ना जाए तो हमारा ना पेट साफ नहीं होता बेटा। अब क्या करे, जब से तुम्हारे यहाँ है तब से चूरन गोली खाकर भी पेट साफ ना हो रहा। बस परसों लोटा लेकर इस बिल्डिंग के पीछे जाकर बैठ गए, तब जाकर हाजमा सही हुआ। लेकिन तुम्हारी कॉलोनी के लोगों को ना उसमें भी परेशानी है। अरे भाई, वो प्लॉट तो खाली पड़ा है, अगर हमने उसका सही इस्तेमाल कर लिया तो इसमें लोगों को आपत्ति क्या है? देख रहे हो, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया। अब चाहे जो हो जाए, अब या तो आपकी फैमिली सोसाइटी में रहेगी या हम लोगों की। पूरी सोसाइटी वाले एक तरफ हो गए थे और सभी ने मिलकर सेक्रेटरी के पास जाकर कड़े शब्दों में वार्निंग दे दी थी कि शरद के परिवार को समिति से निकालकर बाहर फेंका जाए। देखिए मिस्टर शरद, आपको पहले भी कई बार वार्निंग दी गई है,
लेकिन आपके और आपकी फैमिली के बिहेवियर में कोई सुधार नहीं आया। मतलब पूरा देश खुले में शौच के खिलाफ अभियान चला रहा है और आप पढ़े लिखे होकर ऐसी छोटी हरकत। छी 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 छी, हमें तो कहने में भी शर्म आ रही है। बेचारा शरद अपनी तरफ से बहुत माफी मांगता है, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन उसकी माफी कोई काम नहीं आती और समिति 6 महीने का उसका किराया जब्त करने के बाद उसे बाहर निकाल देती है। रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो मौसा जी ने दुर्गंध फैलाई है ना, उसका जुर्माना भी भरना पड़ा बेचारे शरद को, पूरे 10,000। और इतना होने के बाद भी ऐसी पब्लिसिटी हुई पूरे एरिया में कि अब उसे कोई मकान किराए पर देने को राजी नहीं है। अरे आग लगे इन शहर के जरा से डिब्बे जैसे मकान में। मैं तो कहती हूँ तुम भी हमारे साथ गांव चलो, वहां पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जहां मन करे वहां ना आओ, जहां मन करे वहां हल्के हो आओ। ये सब तो शहर के लोगों के ही चौंचले हैं। 4 किताब पढ़ लेते हैं तो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझने लगते हैं। अच्छा, आपके साथ गांव चलो और वहां जाकर भेड़ बकरियां चराओ। अगर यही सब करवाना था तो मुझे पढ़ाया क्यों? बेटे के बिगड़े तेवर देखकर सुलेखा और उसके पति रामकिशोर को समझ में आ जाता है कि शहर के फ्लैट में उनका गुजारा नहीं है और वो एक बार फिर अपना सामान बांधकर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और बेचारा शरद अपनी पत्नी वीणा के साथ फिर से मकान की तलाश में निकल जाता है।